चलिए ठीक। जैसा कि हम लोग इन दिनों भारत में ब्रिटिश काल जो हुआ उसमें प्रशासन, लोक प्रशासन का कैसे विकास हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारतीय प्रशासन बड़ी पुराना है। मान ले ठीक उतना ही पुराना है जितना पुराना भारतीय सभ्यता है कि नहीं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से आप भारतीय प्रशासन को जोड़कर देख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इतने शासन, इतने काल में बहुत सारे, समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो मेजर परिवर्तन को केंद्र बिंदु पर रखकर हम लैंडमार्क बना दिए। तो तीन काल इंपॉर्टेंट, तीन चार काल में हम लोग इसको बांट कर अध्ययन करते हैं। सिलेबस में भी आपको दे रखा गया है। एक तो हो गया मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्य काल में भारतीय प्रशासन का कैसा विकास हुआ। फिर मुगल काल में भारतीय प्रशासन का कैसे विकास हुआ। फिर ब्रिटिश काल में भारतीय प्रशासन का कैसे विकास हुआ। फिर आप कह सकते हो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय प्रशासन में कैसे विकास हुआ। और आज जो है, समझ रहे हैं, आज जो अद्यतन मतलब आज वर्तमान 2023 में भारतीय प्रशासन में कैसे विकास हो रहा है। समझ रहे हैं? इस पर क्वेश्चन अक्सर आता है। क्लियर है। तो अगर बोलते हैं तो गुप्ता काल का क्यों नहीं है, सल्तनत काल का क्यों नहीं है, तो वो सब है, इम्पोर्टेंट तो है ही। लेकिन क्योंकि मौर्य काल में जो मिलता है एक सिग्निफिकेंट क्लस्टर मिलता है, फिर मुगल काल में उस तरह मिलता है। बीच में जो चेंजेस हुआ सब मुगल काल में अकोमोडेट हो गया। तो मुगल काल के बाद सबसे बड़ा, सबसे सिग्निफिकेंट चेंज ब्रिटिश काल में हुआ, जो आज तक चल ही रहा है कि नहीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कंटिन्यू था, उसी पर हम लोग अभी चर्चा करें। ब्रिटिश कालीन प्रशासन के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने, मैंने बताया था कि इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी और उसे देश में एक उपयुक्त राजनीतिक प्रशासनिक अवसर मिला और वो कालक्रम में देश के सबसे सशक्त राजनीतिक प्रशासनिक सत्ता के रूप में स्थापित हुआ और आज भी कंटिन्यू है कि नहीं। सो दिस इज आज नहीं, मतलब 1947 तक कंटिन्यू रहा और उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है। शासन आज भी आप देख सकते हो, अंग्रेज चले गए लेकिन उनके तौर तरीके आज भी व्यवहार में देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। तो 1600 से लेकर 1700 तक कल मैंने बताया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काल था। ये किसका शासन काल था? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप था। फिर इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन दोनों का थोड़ा रोल था। क्राउन का बढ़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का घट रहा था। और इसमें क्या, केवल क्राउन का था, और क्राउन का जो 1947 तक चला। क्लियर है। तो ये कल मैं आपको बताया 1773 में पहली दफा कंट्रोल में मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया, नियंत्रण करना शुरू किया और 1857 में 58 तो पूरी तरह उसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो कल मैं आपको विभिन्न एक्ट के बारे में बताया था। तीन प्रेसिडेंसी नगर जो थे, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, उसी में शुरू में ब्रिटिश प्रशासन सिमटा हुआ था, लेकिन धीरे 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 फैलता गया और फिर पूरे भारतवर्ष में फैल गया। समझे। तो उसी पर अभी आज हम लोग अभी जो इसको बांट कर अध्ययन करेंगे। केंद्र, ये तभी जो कल जो डिस्कस कर रहे थे, केंद्रीय प्रशासन के विकास के बारे में बताया कि केंद्रीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ, संघीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। समझ रहे। संघीय प्रशासन वो समझे जो भारत में वर्तमान में भारत सरकार कहलाता है, यानी जो आप देख रहे हो, जो सबसे ऊपर राष्ट्रपति है सर, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, समझ रहे, उसके नीचे फिर आप समझ लीजिए मंत्रिमंडल है, समझ रहे, फिर उसके नीचे आप समझ लीजिए मंत्रालय हुआ, फिर आप समझ लीजिए विभाग हुआ, फिर उसके नीचे आप लिखे क्षेत्रीय कार्यालय हुआ, समझ रहे हैं, मुख्यालय हुआ, क्षेत्रीय कार्यालय। ये सब का जो आज जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब का शुरुआत कैसे हुआ, समझ रहे हैं। ये जो आज ये पर देख रहे जो, क्लियर है। तो जैसे आप इसको अगर देखना चाहें तो मोटी मोटी समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रपति ब्रिटिश काल में क्या नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, गवर्नर जनरल नहीं होता जी। क्लियर है। और ये क्या हुआ, यही था उसका कार्यकारिणी परिषद था। कार्यकारिणी परिषद वाला समझते हैं।
जैसे कार्यकारिणी परिषद जो था वही हो गया आपका। ठीक है। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में कल बतला रहा था मैं आपको कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो विभागीय प्रणाली बोलते हैं 1861 ब्रिटिश काल में लागू हुआ है कि नहीं, विभागीय प्रणाली। इस प्रकार जितना चीज जो आप देखते हैं जो आ जाए उस कैसे कैसे आया है, सो हम कल डिस्कस कर रहे थे। कैसे पृथक निर्वाचन का प्रावधान, पृथक क्या कहते हैं आपका, निर्वाचन का प्रावधान हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान हुआ, द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान हुआ, केंद्र और राज्य में उत्तरदायी सरकारें बनी, वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो अभी हम लोग देखते हैं तो कल वाला जो पढ़ा रहे थे केंद्र प्रशासन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है? नहीं नहीं साहब, उसको जरा बढ़िया से पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में भी जो क्वेश्चन उससे काफी आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं? तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको आपको बेहतर ढंग से करना चाहिए। ठीक है। और क्वालिटी में भी बहुत हेल्प करता है ये। अब हम लोग देखते हैं केंद्रीय प्रशासन तो देख लिया, जरा देखने की कोशिश करते हैं प्रांतीय प्रशासन। जो प्रांतीय प्रशासन को आप बोलते हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वगैरह वगैरह, इसका विकास कैसे हुआ? क्लियर है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि शुरू में 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, 3 प्रांत। कौन कौन थे प्रेसिडेंसी नगर? 3 प्रेसिडेंसी नगर कौन से थे बता सकते? प्रेसिडेंसी नगर में एक हो गया मद्रास, एक हो गया कलकत्ता, एक हो गया बॉम्बे। ये ना 3 था जी, ये 3 प्रेसिडेंसी नगर था शुरू में। क्लियर है? और इसी को बोले तो बंगाल हो गया। मद्रास प्रांत एक प्रांत भी कहलाता था, वही कालक्रम प्रांत कहलाया। तो ये जो मतलब शुरू के दिनों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था, तो शुरू में तो 3 ही प्रांत थे, 3 प्रांत थे, इसी में शासन चलता था। लेकिन कालक्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी जब विस्तार करते गई और फिर जैसे आप असम को जोड़ लिया, अवध को जोड़ लिया, असम हुआ, अवध हुआ, पंजाब हुआ, ये सब जो जुड़ा ना बाद में, क्लियर है? तो असम अवध इस सब को हम लोगों ने 2 वर्गों में बांट दिया। ये जो हो गया इसको हम लोग कहते थे रेगुलेटिंग प्रांत। जो शुरू वाला जो प्रांत है ना उसको हम लोग कहते थे रेगुलेटिंग प्रांत, और जो बाद में जुड़े ना उनको हम लोग कहते थे नॉन रेगुलेटिंग प्रांत, जो गैर रेगुलेटिंग प्रांत बोल सकते थे। जो मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन काल में जो था प्रांत 2 वर्गों में बटे हुए थे, रेगुलेटिंग प्रांत और गैर रेगुलेटिंग प्रांत। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रेगुलेटिंग प्रांत में कौन कौन आते थे? शुरू वाले 3 प्रांत, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। और नॉन रेगुलेटिंग प्रांत में कौन आते थे? जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया था। तो इस ये दोनों में डिफरेंस क्या था? ये तीनों, ये जो रेगुलेटिंग प्रांत थे इनका जो था पृथक कह सकते हो, इनका पृथक अधिनियम था। मद्रास का अलग था, बंगाल का अलग था। इस तरह पृथक अधिनियम द्वारा ये शासित होते थे। ये दोनों क्या, तीनों क्या होता है अलग। ये जो बाद वाले थे सब एक ही अधिनियम, एक अधिनियम के अधीन शासित होते थे। तो रेगुलेटिंग प्रांत और नॉन रेगुलेटिंग प्रांत समझ में आया आपको? समझ रहे हैं? रेगुलेटिंग प्रांत का मतलब हुआ जो शुरू वाले प्रांत 3 थे वो रेगुलेटिंग प्रांत हो गए, और बाद में जो जुड़ते गए वो नॉन रेगुलेटिंग प्रांत हो गए। तो मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे वगैरह रेगुलेटिंग प्रांत में आ गया, और पंजाब, अवध, समझ रहे हैं, असम वगैरह सब क्या हुआ नॉन रेगुलेटिंग प्रांत में आ गया। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन? समझ में आया आपको? यस सर। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, यानी क्राउन के शासनकाल में। ये तो ईस्ट इंडिया क्राउन के शासनकाल में हमने प्रांतों को कितने वर्गों में बांटा था? 3 वर्गों में बांटा था। एक को गवर्नर का प्रांत कहते थे, एक को लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रांत कहते थे, एक चीफ कमिश्नर का प्रांत कहते थे। तो बड़ा वाला राज्य जो था उसका जो प्रांत था उसको गवर्नर का प्रांत कहते थे। छोटा जो राज्य था उसके कहलाते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रांत। और तीसरा चीफ कमिश्नर का प्रांत जो कहलाते थे, ये ट्राइबल इलाका में, जैसे आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में जितने प्रांत है वहाँ चीफ कमिश्नर कहलाता था। तो जैसे अभी भी देखते हो दिल्ली में गवर्नर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है।
और बड़े वाले जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ वगैरह में गवर्नर हुए। तो बड़े प्रांतों का प्रधान गवर्नर, छोटे प्रांतों का प्रधान लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जनजातीय क्षेत्रों के प्रांत जो है उनके प्रधान कौन कहलाते थे? चीफ कमिश्नर कहलाते थे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नो ठीक है। सर। अब आप देखते हो कि वर्चुअली क्या हुआ 1833, इसके पहले जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे बतलाए थे कि तीन प्रांत थे, तीनों के अपने गवर्नर थे, उस गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद थे, उनको सीमित मात्रा में विधायी कार्यकारी अधिकार मिला हुआ था। लेकिन 1833 के रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा क्या किया था? सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था। तो सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? प्रांतों से विधायी अधिकार ले लिया गया था और केंद्र को दे दिया गया था। तो 1833 में क्या हुआ था? सत्ता का केंद्रीकरण हुआ था। और वही 1861 में रिवर्स कर गया, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, अर्थात जो प्रांतों का विधायी अधिकार ले लिए गए थे उन्हें वापस कर दिया गया। क्लियर है? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास हुआ। वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास में मतलब प्रांतों को, समझ रहे हैं, अधिकार दिया गया, फाइनेंशियल अधिकार दिया गया, समझ रहे हैं, उनको अपने मतलब फाइनेंस बजट वगैरह मैनेज करने का अधिकार मिला, अपना फंड मैनेज करने का। तो आप देखते हैं 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा क्या किया गया था? स्थानीय स्वशासन के लिए राज्यों को वित्तीय अधिकार दिया गया था। सो दिस इज बेसिकली 1870 में देखते हैं। 1909 में क्या हुआ? जो राज्य में प्रांत जो विधायिका थे, समझ रहे हैं, जो राज्य के जो प्रांतीय विधायिका थे उनका अधिकार और संख्या दोनों बढ़ाया गया, सदस्य संख्या ही बढ़ाया गया, अधिकार भी बढ़ाया गया। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। 1919 में क्या किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। समझ रहे हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट। 1919 में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, यानी प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक था स्थानांतरित विषय और दूसरा थे आरक्षित विषय। तो स्थानांतरित विषय का शासन जो होता था, गवर्नर जो होता था वह भारतीय मंत्रियों के परामर्श पे करता था, और जो आरक्षित विषय थे उनका शासन जो गवर्नर अपने कार्यकारिणी परिषद के परामर्श पे करता था। समझ रहे हैं? और जो पहले वाले विषय थे उसके लिए वो जो गवर्नर था प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह था, जबकि आरक्षित विषयों के लिए वह जवाबदेह नहीं था। तो डाय आर्की, डाय मतलब दो, आर्की मतलब शासन। तो 1919 में प्रांतों में डाय आर्की लागू किया गया। ठीक है। 1935 में क्या किया गया? 1935 में दो चीज किया गया। एक तो प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब प्रांतों को हमें दो चीज किया गया। एक तो प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई, प्रांतों को, प्रांतों में यानी उत्तरदायी सरकार हो गई, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब क्या हो गया? उत्तरदायी सरकार का मतलब हुआ कि जो गवर्नर होगा वह किसके परामर्श पर काम करेगा? गवर्नर जो होगा भारतीय मंत्रियों के परामर्श पर काम करेगा और किसके प्रति जवाबदेह होगा? समझ रहे हैं? और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। सो दिस इज द बेसिक, मतलब ये और ये मोटा मोटी इक्वेशन बना, मतलब इसके परामर्श पर काम करेगा और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। तो ये व्यवस्था किया गया। और दूसरा क्या किया गया? आप देखते हो 6-11 कल बता रहे थे। 6-11 का मतलब क्या हुआ? 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल और मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो सदनीय व्यवस्था हो गया। तो ये दो बाय कैमरल मतलब यही हुआ। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो दो चीज देखने को मिला 1935 में प्रांत के, जहां तक शासन का सवाल है। समझ में आ गया आपको? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रांत दो वर्गों में बटे थे, रेगुलेटिंग प्रांत और गैर रेगुलेटिंग प्रांत। शुरू वाले 3 प्रांत रेगुलेटिंग थे और बाद में जुड़े नॉन रेगुलेटिंग कहलाए। क्राउन के शासनकाल में प्रांत 3 वर्गों में बटे हुए थे। बड़े प्रांत गवर्नर के प्रांत कहलाते थे, छोटे प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत कहलाते थे, और जो जनजातीय क्षेत्र के प्रांत वो चीफ कमिश्नर के प्रांत कहलाते थे। 1833 में
प्रांतों के विधायी अधिकारों को ले लिया गया था और सत्ता का केंद्रीकरण किया गया था 1861 में। उसी चीज को वापस कर दिया गया और विकेंद्रीकरण किया गया। और 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा स्थानीय स्वशासन के हित में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया था और प्रांतों को वित्तीय अधिकार दिया गया था। 1909 में प्रांतीय विधायिका के अधिकार को और सदस्य संख्या दोनों को बढ़ाया गया था। 1919 में प्रांत स्तर पर द्विसदनीय विधायिका द्वैत शासन लागू किया गया था। आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता दी गई, अर्थात द्वैत शासन का समाप्त करके द्वैत प्रांतीय स्वायत्ता दे दी गई, अर्थात प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी गई। और दूसरा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका किया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, नो सर। ठीक है। तो ये जो है ना, थोड़ा सा आपको कुछ इसमें नया भी मिल सकता है, कुछ जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में काम आएगा। हमारे अब देखिए, जो स्थानीय शासन जो हम बोलते हैं भारत पंचायती राज वगैरह के बारे में हमारे, तो इसको हम लोग 2 वर्गों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। एक हो गया नगरीय क्षेत्र और एक क्या हुआ ग्रामीण क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र में क्या कहलाता है और इस ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहलाता है? तो नगरीय क्षेत्र में हम लोग कहते हैं ULB। समझ, ULB का मतलब क्या हुआ? अर्बन लोकल बॉडी। और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग क्या कहते हैं? PRI। PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? तो आप देखते हो ब्रिटिश कालीन प्रशासन था। आपको अभी तक जो आइडिया लगा उससे क्या पता लगा? वह नगरीय प्रशासन था कि ग्रामीण प्रशासन था? नगरीय प्रशासन। नगर ग्राम पर उनका ध्यान नहीं था। बकायदा उन्होंने ग्रामीण भारत को तो पूरी तरह तहस नहस कर दिया, है कि नहीं? क्योंकि सब उनका केंद्र फोकस शहर में ही था। तो सबसे पहले आप देखते हो इसलिए जितना भी विकास हुआ ना ब्रिटिश काल में, सब नगरीय क्षेत्र में ही हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले 1687 में देखते हैं क्या बना? मद्रास नगर निगम बन गया। सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मद्रास निगम कब बना? 1687 में। 1726 में 2 और प्रेसिडेंसी नगर थे, कलकत्ता और बॉम्बे। इन दोनों में भी नगर निगम बन गया, यानी तीनों प्रेसिडेंसी नगरों में नगर निगम बन चुका था। क्लियर है? 1850 में, मतलब पहले तो पश्चिम बंगाल में आया 1841 में, 1841 में बंगाल में आया हमारे, और 1850 तक पूरे भारत में नगर पालिका परिषद बन चुका था, म्युनिसिपल काउंसिल बन चुका था। ये छोटे छोटे मंझिले शहर थे, उसमें भी स्थानीय स्वशासन बनाया जा चुका था। क्लियर? उसको हम लोग नगर पालिका परिषद कहते हैं, अंग्रेजी में म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे नगरों में म्युनिसिपल काउंसिल होता है। ठीक है? अब ये देखते हैं 1870 में, जो थोड़ा पहले बतला रहे थे, लॉर्ड मेयर द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया। स्थानीय निकाय को पैसा देने के लिए प्रांतों को वित्तीय अधिकार दिया गया, जिससे को वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास करते हैं। इसके द्वारा? लॉर्ड मेयो द्वारा। बेसिक पॉइंट। 1882 में लॉर्ड रिपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रस्ताव लाए थे, इनको मतलब स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। मतलब लॉर्ड रिपन ने भारत में बहुत मतलब ईमानदारी से स्थानीय शासन का विकास का प्रयास किए थे, लेकिन ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार द्वारा सहमति न बन पाने के कारण इसको लागू नहीं किया जा सका था। लेकिन था बहुत इम्पोर्टेंट। प्रत्येक मतलब कहते हैं प्रत्येक शहर में एक क्षेत्रीय परिषद बनना था, जिसमें मनोनीत में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं, उनको पूरा वित्तीय प्रबंधन का अधिकार होता। समझ रहे? उसमें मतलब उनको सबको जो सदस्य होते हैं उनको नाम दिया जाता, मगर उसमें एक इंजीनियर होता संपत्ति का मैनेजमेंट करने के लिए, समझ रहे हैं, और उसको गवर्नर जनरल के परामर्श के बाद ही तोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था लॉर्ड रिपन ने किया था, एक फुल प्रूफ स्थानीय शासन बनाने का। लेकिन लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव खुद ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार न होने के कारण
वह लागू नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहते मैग्ना हैं। मैग्ना कार्टा तो उस अधिनियम को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक अगर फील्डिंग में आता है तो ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको कहते थे, तो किसको बोलिएगा? रिपन को। लॉर्ड रिपन। पीरियड 1882। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 1907 में। अब चूंकि जो लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव था उसको स्वीकार नहीं किया गया, तो उसको बदले में 1907 में विकेंद्रीकरण पर एक शाही आयोग बना दिया गया। हॉब हॉस थे इसके अध्यक्ष, समझ रहे? तो विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग का गठन किया गया, मतलब तुष्टिकरण की नीति के तहत। चूंकि हम इसको नहीं माने तो चलो उसके बदले ये शाही आयोग बनाए। तो 1907 में विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग का गठन, 1909 में रिपोर्ट दिया था। फिर आप देखते हैं 1919 में जो द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांत स्तर पे, तो उसमें क्या किया गया था? स्थानीय शासन को किधर रखा गया था? आरक्षित विषय में, सूची में, या फिर स्थानांतरित में? तो स्थानीय शासन को हस्तांतरित में रखा गया। हस्तांतरित में रखने का मतलब क्या हुआ? हस्तांतरित में रखने का मतलब हुआ कि वो भारतीय मंत्रियों के पास आ गया। और तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, और जो वो चेंज हुआ आज भी हुई है। आज भी वर्चुअली क्या है, क्या स्थानीय मतलब कह सकते हैं आप राज्य सूची का विषय है, और मतलब जो है आपका मतलब भारतीय मंत्री के अधीन रहता है, समझ रहे? और अब तो क्योंकि इसका स्वरूप ही पूरी तरह बदल गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लेकिन जो इस पर सही दिशा में काम हो ये इस मंशा से इसको स्थानांतरित सूची में रखा गया ताकि भारतीय मंत्री उसको देख सके। फिर 1924 में आप देखते हो कि दानापुर हुआ, बनारस हुआ, जहाँ जहाँ सेना का छावनी होता है उससे के छुटे हुए इलाकों के लिए छावनी परिषद अधिनियम बना। ये किसके होता है बता सकते हो? ये होता है आपका सेना क्षेत्र में। ये आप समझ लो, ये होता है कहाँ पर? ये होता है आपका सेना छावनी से जुड़े, सेना छावनी इलाका देखियो, दानापुर में जाओगे तो मतलब सेना छावनी से जुड़े नागरिक आबादी के लिए। नागरिक आबादी रहता है ना उसके बगल में, दानापुर में आपको मिल जाएगा, बनारस में मिल जाएगा, और एक दिल्ली में मिल जाएगा, बहुत जगह इस तरह का है। सेना का कंटोनमेंट इलाका जिसे कहते हैं। कंटोनमेंट मतलब सेना के छावनी होता है। अब उससे जुड़ा हुआ जो नागरिक आबादी हुआ, नागरिक क्षेत्र हुआ, क्योंकि इलाका बहुत संवेदनशील होता है, तो उस पर नियंत्रण करने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है जो 1924 में बना। छावनी परिषद जो होता है अधिनियम में, इतने छावनी परिषद होते और सरकार के कंट्रोल में नहीं रहते, वह प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं, समझ रहे? और बहुत सारा नियम कानून, कभी आप दानापुर की तरफ जाएंगे या गया में जाएंगे तो आप देखेंगे जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें छावनी परिषद अधिनियम है जहाँ लागू होता है। वहाँ नागरिक को बहुत कम अधिकार दिया गया है। अगर आप उस इलाका से गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी का नियम कानून बहुत स्ट्रांग है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो, स्पीड मतलब एकदम कम रखना है, ओवरटेक नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे निकलो, नहीं तो पकड़ लेगा अगर आर्मी वाला, तो फिर आपको पनिशमेंट भी देगा। तो इस तरह से, क्योंकि वहां पर सेना से जुड़ा हुआ मामला है, संवेदनशील मामला है, इसलिए वहाँ अलग कानून चलता है जिसका नाम है छावनी परिषद अधिनियम, जो 1924 में बना। क्लियर है? अब 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया जिसमें अखिल भारतीय परिसंघ का प्रावधान किया गया। 1935 में क्या किया गया? अखिल भारतीय परिसंघ, अखिल भारतीय संघ परिसंघ, जिसमें क्या हुआ? केंद्र सूची संघ संघ अखिल भारतीय परिसंघ जिसको कहते हैं। इसमें क्या बना था? जो ऑल इंडिया फेडरेशन, इसमें संघीय सूची था, प्रांतीय सूची था, संवर्धित सूची था। जो अखिल भारतीय, ये जो स्थानीय शासन को कहाँ रखा गया बताइए? स्थानीय स्वशासन को कहाँ रखा गया? संघ सूची में, संवर्धित सूची में, या प्रांतीय सूची में? प्रांतीय सर। प्रांतीय सूची। और आज भी वह प्रांतीय सूची में है कि नहीं?
यस सर। आप देखते उस देखो, आप देखो पूरा व्याख्या में देखे कि शहर का विकास तो काफी हुआ, इन ग्रामों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रयास नहीं हुआ, है कि नहीं। जो प्रयास हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हुआ, जब बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई, है कि नहीं। यस सर। ब्रिटिश काल में केवल शहरी क्षेत्र को ही चमकाया गया, ठीक है। तो ये अभी हम देख रहे थे स्थानीय। अगर लोक सेवा के बारे में देखते हैं, लोक सेवा का जो मौजूदा ढांचा है, ये सबसे ज्यादा कह सकते हो ब्रिटिश शासनकाल का देन में से होगा। ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश द्वारा भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारा योगदान दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है आपका लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया। और लोक सेवा के क्षेत्र में रियली बहुत बहुत सारे योगदान है उसके। तो भाई हम लोग देखते हैं अभी कि लोक सेवा में, समझ रहे कैसे कैसे हुआ है। जैसे आप देखते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने शुरू में बताया कि चूंकि व्यापार करने आई थी, समझ रहे थे, उस समय उसके काम जनरली दो तरह के काम थे, एक सैनिक काम थे और दूसरा व्यापारिक काम थे। क्योंकि कंपनी व्यापार करने आई थी इसलिए व्यापारिक काम ही शुरू में होता था। तो सैनिक और असैनिक दो वर्गों में बटे हुए थे। सैनिक जो थे वह ब्रिटिश हितों का दूसरे दुश्मनों से रक्षा करते थे, और जो दूसरे असैनिक थे वो व्यापारिक कार्यों करते थे। तो 1675 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्य करता था, तो कर्मचारी को हमने किस प्रकार बांट रखा था। पहला कहलाता था अप्रेंटिस, फिर राइटर, फिर फैक्टर, फिर जूनियर मर्चेंट, फिर सीनियर मर्चेंट। यानी इंग्लैंड से आते थे लड़के और एक कम उम्र के युवा, उनको सबसे पहले किस पद पर रखा जाता था, अप्रेंटिस पद पर रखा जाता था। फिर उनको राइटर बनाया जाता था, फिर उनको फैक्टर बनाया जाता था, फिर उनको जूनियर मर्चेंट बनाया जाता था, फिर उनको सीनियर मर्चेंट बना के छोड़ दिया जाता था, फिर रिटायर कर जाते थे। जो फैक्टर जो हुआ ना, फैक्टर जो हुआ, आप समझ लो फैक्ट्री जो बोलते हो ना, फैक्टर के प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्ट्री के प्रधान को फैक्टर कहते हैं। ऐसे हिंदी में इसका शब्द सुनोगे तो बड़ा रोचक लगेगा। क्या बोलते थे इसका, इसको बोलते थे रोकड़िया, रोकड़िया, अड़हतिया। अड़हत समझते हो, अड़हतिया, अड़हत, अड़हत जानते हो कि नहीं जानते। नहीं सर। मंडी, मंडी, जो मंडी नहीं होता है यहाँ पर, यस। जैसे मुसल्लापुर हाट, यहाँ से तो बहादुरपुर में जो सब्जियों की है ना, बहादुरपुर के पास जो क्या कहते हैं अड़हत है, वो भाव में फल उल बिकता है, कभी गए हो कि नहीं। यस सर, केला मंडी। हाँ केला मंडी, तो उसी को फैक्ट्री कह सकते हो। वहां पर छठ उठ के समय तो खास तौर पर लोग जाते हैं, फल लेने के लिए जाते हैं कि नहीं, पूरा भीड़ यस। रहता है उधर। तो जितने तरह का फल, हम तो भी बगल में, चूंकि मेरे घर का, अक्सर जाते हैं वहीं से लाने के लिए, है कि नहीं, बहुत भीड़ होता है। आप गए हैं एक बार। यस सर, उधर गए स्टेडियम की तरफ। चलिए, सबसे पहला जो होता था लड़के लोग को जो अप्रेंटिस पद पर नियुक्त किया, अप्रेंटिस का मतलब हुआ सबसे पहले वो एंट्री लेते थे प्रशिक्षु के रूप में, प्रशिक्षु के रूप में आए, समझ रहे हैं। प्रशिक्षु से फिर क्या बने, रोकड़िया बने, रोकड़िया से क्या बने, अड़हतिया बने, अड़हतिया से क्या फिर बनेंगे, फिर बनेंगे जूनियर मर्चेंट, और फिर क्या बनेंगे, सीनियर मर्चेंट, और फिर रिटायर होके यहाँ से चले जाते। तो इस तरह से व्यवस्था ब्रिटिश काल में किया गया था, ठीक है। यस सर। ये कब होता होगा इंडिया में, 18वीं सदी। 1675 लिखे तो आप कहाँ से, 17 1675, 1675 में ये बतलाया, ये जो यस। वर्गीकरण मैंने बताया 1675 में तैयार किया गया था, हमारे कि नहीं हमारे। फिर धीरे धीरे आप देखते हो कंपनी को ईस्ट, मतलब कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिलने लगा, एक राजस्व संग्रह का अधिकार मिला। तो 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था बताइए, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध।
और 1782 का युद्ध, तो पलासी और बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, कंपनी को बहुत सारा राजस्व का अधिकार मिल गया। तो जो व्यापारिक काम से जुड़े हुए कर्मचारी थे ना, अब वो राजस्व संबंधी काम भी करने लगे। अब इनके लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा, सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट शब्द जो है मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड में कब से इस्तेमाल होने लगा, 1765 से, यानी 1764 यानी बक्सर के युद्ध के बाद से, जब कंपनी को राजस्व का अधिकार मिला और कर्मचारी जो है राजस्व का भी काम करने लगे, तो उनके लिए हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करने लगे, सिविल सर्वेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने कलेक्टर पद का निर्माण किया था। तो वारेन हेस्टिंग द्वारा लोक सेवा की नींव रखी गई थी। समझ रहे हैं, लोक सेवा की नींव किसने भारत में रखा, तो वारेन हेस्टिंग ने रखा। और लोक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लोक सेवा का कहता है कर्नवालिस को कहा जाता है। 1793 में कर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने लोक सेवा को दो वर्गों में बांट दिया था, कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड। कोवेनेंटेड का मतलब क्या होता था, उच्च पदों को कोवेनेंटेड कहते थे और निम्न पदों को अनकोवेनेंटेड कहते थे। समझ रहे हैं, यानी कि ये जो हुआ ना कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंट, ये हो गया उच्च पद हो गया है इनके लिए। इसमें केवल ब्रिटिश लोग नियुक्त होते थे, ब्रिटिश परिवार के लोग इसमें होते थे, ब्रिटिश लोग। इसका वेतनमान बहुत आकर्षक, वेतनमान बहुत उच्च था। और एक अनुबंध होता था, अनुबंध पर सिग्नेचर करना पड़ता था, और अनुबंधित सेवाएं तो कहते हैं, क्योंकि आपको आने के पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, तो इसलिए इसको कोवेनेंटेड कहते थे। वेतनमान बहुत अच्छा, बहुत बेहतर था। और नॉन कोवेनेंटेड में कौन आता था, ये आता था निम्न स्तरीय सेवा, इसमें निम्न स्तरीय था, समझ रहे, निम्न स्तरीय। और इसमें भारतीय लोग को लिया जाता था, इसमें कौन थे, भारतीय लोग, समझ रहे। और इसमें वेतनमान बहुत कम था, आकर्षक ने, और कोई अनुबंध जैसा प्रावधान नहीं था, अनुबंध जैसा कुछ भी नहीं, समझ रहे। तो इसको हम लोग गैर अनुबंधित सेवा कहते हैं। अनुबंधित और गैर अनुबंधित समझ में आ गया आपको, कोवेनेंटेड और नॉन कोवेनेंटेड। यस सर। तो कोवेनेंटेड में उच्च स्तर, जैसे इंग्लैंड का जाना माना यूनिवर्सिटी हुआ, डबलिन यूनिवर्सिटी हुआ, कैम्ब्रिज हुआ, ऑक्सफोर्ड हुआ, लंदन हुआ, यहाँ से जो ऊंचे परिवार के लड़के पढ़ते थे उनको डायरेक्ट यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता था कोवेनेंटेड अधिकारी के रूप में। और नॉन कोवेनेंटेड में किसको रखा जाता था, जो भारतीय लोग थे जो निम्न स्तरीय पद पर काम करते थे, उन पर कोई एग्जाम मतलब इस तरह का एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं था। अनुबंध वाला समझते हो, यस सर, एग्रीमेंट। हाँ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। आप भारत में काम करने आएंगे तो बीच में आपको छोड़ के नहीं जा सकते, अगर आप जाइएगा तो आपको हर्जाना देना पड़ेगा, राइट। उसको हम लोग क्या बोलते थे, अनुबंधित कहते थे। क्लियर। 1853-33 में आप देखते हो चार्टर एक्ट द्वारा लाया गया था और उसमें खुली प्रतियोगी परीक्षा लाने का असफल प्रयास किया गया। मतलब सरकार चाहती थी कि जो बिना प्रतिभा का आधार का जो लोक सेवकों में चयन होता है उसको तो बदला जाए। मतलब केवल इंग्लैंड के जाने माने विश्वविद्यालय से उच्च कुलीन परिवार के लड़कों को डायरेक्ट इसमें रख दिया जाता था, तो क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत होती थी। तो इसके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा या योग्यता प्रणाली लागू करने का प्रयास शुरू हुआ। तो योग्यता प्रणाली वर्चुअली क्या हुआ, योग्यता प्रणाली जो है लाने का प्रयास तो 1833 में किया गया था, लेकिन लाया नहीं जा सका। ये लाया कब गया, मतलब 1853 के चार्टर में। 1853 में क्या हुआ, मतलब चार्टर एक्ट द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली और योग्यता प्रणाली को लागू किया गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। नो सर। अब देखते हैं कि 1854 में उन्होंने लॉर्ड मैकाले का समिति गठन किया गया। मैकाले समिति जो
योग्यता प्रणाली को कैसे लागू किया जाए वगैरह वगैरह। और पहला प्रतियोगी परीक्षा आईसीएस परीक्षा जिसको कहते हैं वह कहाँ इंग्लैंड में हुआ था? इंग्लैंड में आयोजित हुआ, लंदन में हुआ था। आईसीएस के जनक किसको कहते हैं? आईसीएस के जनक कौन है? लॉर्ड 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 मैकाले। लॉर्ड मैकाले को हम लोग क्या क्या कि आईसीएस का मतलब क्या हुआ? इंडियन इन सिविल सर्विस। समझ रहे? उसी का आज आज किस नाम से रहा जाता है? इंडिया पैसे के नाम से। आईसीएस से आज भी जानना जाता है कि उसका नाम बदल गया आज के तारीख में। आईसीएस सर, नाम चेंज हो गया सर, आईएएस होगा। आईएएस से यही आज आईएएस कहलाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो पहला आईसीएस कौन बने थे? तो 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, ये पहला आईसीएस क्वालिफाई किए थे। जो मैकाले समिति का रिपोर्ट था उसमें भारतीयों को सिविल सेवा में सम्मिलित होने का प्रावधान किया था, लेकिन इंग्लैंड में एग्जाम होना था, भारत में एग्जाम नहीं होना था। समझ रहे? तो इंग्लैंड में जाकर एग्जाम देना के बलबूते में नहीं था। तो पहला भारतीय जो सिविल सेवा क्वालिफाई की वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ सत्येंद्र नाथ टैगोर। टैगोर। कितने भाई थे इन लोग जी? तो आपको आइडिया है? तीन क्या को तो हम सर? लोग जानते हैं। सर रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन कौन भाई थे? नहीं पता सर। तीन भाई तो हम लोग, देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ तक मेरे को लगता है तो सत्येंद्र नाथ टैगोर तो बन गए आईसीएस, पहला आईसीएस बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो जानते करते हैं, शांति निकेतन जो कलकत्ता में बंगाल में खोला गया उन्हीं के द्वारा खोला गया, है कि नहीं? और यस सर। इष्टमित है, मतलब विचारक, मतलब कौन जो है जनक रामायण लिखे कि कौन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है जी? वंदे मातरम लिखा गया है। कौन लिखा गया हमको याद नहीं है, जरा कोई जानकारी है आपको? ज्ञानागढ़ मानव से लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और वो वंदे वंदे मातरम बंकिम बंकिम नाथ। बंकिम चंद्र चटर्जी। और सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा सर। वो क्या नाम था उसका जो फिर बाद में चला गया? इनकलाब। हाँ? इनकलाब सारा। नहीं, उनका नाम क्या था? वो पहले था भारत, मतलब स्वतंत्रता संग्रामी थे, फिर बाद में बन गए वो पाकिस्तान के। हमारे पाकिस्तान जब का मांग किया जाने लगा ना तो उधर चले गए। क्या नाम था? इकबाल नाम था, क्या नाम था? हम लोग ये बूढ़े हो गए, आवाज में थोड़ा थोड़ा याद भुला जाते हैं। चलो क्या ढूंढेंगे, आपको अभी जरा ढूंढना, सारे जहां से देखो ना, नेट पे चेक करोगे तो पता लग जाएगा, है कि नहीं? चलो अब देखो, अब जैसे ब्रिटिश शासन अपने हाथ में ले लिया 1858 में, और बोले कि भारतीय लोगों को शासन में भागीदारी देंगे, शासन का लोक सेवा का भारतीयकरण करेंगे। अभी लोगों ने लोक सेवा का भारतीयकरण करने का शुरुआत कर दिया। तो सब शुरुआत कैसे किया? भारतीयों को लोक सेवा में कैसे शामिल किया जाए? तो भारतीयों को लोक सेवा में शामिल करने के लिए 1870 में एक नया सेवा बनाया गया, जिसको सांविधिक लोक सेवा कहते हैं। और सांविधिक लोक सेवा में परसों क्या था? बिना एग्जाम का लोग को रखना था। देसी रियासत जो होते थे ना, देसी रियासत के जो युवराज होते थे ना, देसी रियासत के जो रजवाड़ा के जो राजकुमार होते थे, राजा होते थे, उनको डायरेक्ट इस पर ले लिया जाता था। समझ रहे? तो उसी के लिए एक नया सेवा बनाया गया, उसका नाम क्या था? सांविधिक लोक सेवा। ये मतलब प्रावधान किया गया आपका 1870 में, और आया कब? 1879 में, 879। मतलब देसी, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में आपने देखा होगा कि बहुत सब 1857 के विद्रोह में सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर, बहुत सारा देसी रियासतों ने हिस्सा लिया था। तो देसी रियासतों में तो फूट डालो शासन करो की नीति के तहत
उनको इससे अलग करने के लिए ब्रिटिश ने एक अलग से लोक सेवा बना दिया और उसमें उन लोगों को डायरेक्ट लेने की व्यवस्था की गई। तो ये व्यवस्था 1870 में शुरू हुआ और 79 में प्रावधान किया गया और 79 से अस्तित्व में आया। क्लियर है? अब देखते हो इस समय ये जो आया था 1886 में, समझ रहे हैं, कौन कौन सेवा थे? आईसीएस परीक्षा था, समझ रहे हैं, आईसीएस परीक्षा हो रहा था। फिर दूसरा कौन हो रहा था? ये संविधिक सांविधिक लोक सेवा हो गया, ये भी था। और फिर आपका प्रांतीय लोक सेवा था। और अब इसका नया तरीका से प्रांतीय लोक सेवा, इसका नया तरीका से वर्गीकरण किया गया। तो नया वर्गीकरण में क्या कर दिया गया? मतलब 3 वर्गों में बांट दिया गया। इंपीरियल सर्विस, इसने इसको 3 वर्गों में बांट दिया। इसको मैं हटा देता तो ज्यादा अच्छा तरीका से होगा। ये जो एचिसन आयोग था ना, इसने क्या किया? लोक सेवा को 3 वर्गों में बांट दिया। एक को बांट दिया, इसको कहा इंपीरियल सर्विस, दूसरे को बोला प्रोविंशियल सर्विस और तीसरा बोला सबऑर्डिनेट सर्विस। आईसीएस वगैरह किस में आ गया? इंपीरियल सर्विस में। हिंदी में इसको कहते हैं शाही सेवा, प्रांतीय सेवा और अधीनस्थ सेवा। और पीसीएस वगैरह जो हो गया, जो बिहार वार गवर्नर लेवल पर दिया था, मतलब बंगाल हुआ, मद्रास हुआ, वहां के सेवा को हम लोग क्या कहते थे? और नीचे वाला जो हो गया, जो सबऑर्डिनेट वाला, असिस्टेंट कलर के सब अवार्ड। अब 1892 में एक और समिति बना, उसको इस्लिंगटन समिति कहते हैं। इसने लोक सेवा को 4 वर्गों में बांट दिया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, इंफीरियर, सबऑर्डिनेट और इंफीरियर सर्विस, सबऑर्डिनेट सर्विस और इंफीरियर सर्विस, 4 वर्गों में बांट दिया। जो आप देखते हो क्लास 1, क्लास 2 गस्टेड में, गस्टेड वाले देखते हो, अभी भी तो देखते हैं हम लोग। आजकल इसको हम लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बोलते हैं। पहले उसको हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 बोलते थे। तो शुरू में क्लास 1, क्लास 2 बोला, फिर सबऑर्डिनेट, फिर इंफीरियर, 4 वर्गों में बांट दिया था। क्लियर है? हो रहे हैं? जैसा कि आपने देखा 1854 में मेघालय समिति के अनुशंसा पर आईसीएस का निर्माण किया गया। आईसीएस था 1800, कब आया था ये? यहाँ पर देखो 1855 में एग्जाम पैदा हो गया आईसीएस का, समझ रहे? अब इस आईसीएस के तर्ज पर और बहुत सारा सेवा बनाया गया, जैसे आईपीएस सेवा हो गया, समझ रहे? आईएमएस हो गया, इंडियन मेडिकल सर्विस हो गया, समझ रहे? इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस हो गया। इस तरह से और बहुत सारा सेवा बन गया। ये सब सेवा क्या कहलाता था? ये सब प्रांतीय इंपीरियल सर्विस में आता था। ये सब इंपीरियल सर्विस में आता था। ठीक है? अब इसने क्या किया कि जो 1918 में जो एक कॉन्टिलेट थे, इन्होंने पहली दफा ऑल इंडिया सर्विस टर्म इस्तेमाल किया था। इंपीरियल सर्विस को भी 2 वर्गों में बांट दिया। इंपीरियल सर्विस जो था ना, ये 2 वर्ग में बढ़ गया। इंपीरियल सर्विस में कौन कौन हो गया? एक ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, एक हो गया सेंट्रल सर्विस, एक हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज, एक हो सेंट्रल सर्विस। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? जो केंद्र और राज्य दोनों में सेवा देता था, उसको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। सेंट्रल सर्विसेज का मतलब हुआ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन, खबर है? तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस जो शब्द है, ये सबसे पहला किसने इस्तेमाल किया था? एमी गॉन्टिलेट ने, समझ रहे? इसको उस दौरान क्या कहते थे? उस दौरान इसको कहते थे, मतलब कहते थे सर्विसेज अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको क्या कहते थे? मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सेवा, अधीन सेवा कहते थे। मतलब राज्य सचिव के अधीन सेवा कहलाता था। जो भारत में सबसे ऊंचा पद कौन था? राज्य सचिव था। राज्य सचिव के अधीन सेवाएं कहलाता था। और इसकी तादाद कितना थी उस समय? करीब 9 था। समझ रहे हैं? आपका 1918 में जब ऑल इंडिया शब्द इस्तेमाल किया, मैंने बोला आईसीएस बना, आईपीएस बना, इंडियन मेडिकल सर्विस बना, इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस बना,
इंडियन एजुकेशन सर्विस बना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस बना, इस तरह से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बना। इस तरह से 9 सर्विसेज था जब गॉन्टलेट ने 1918 में यह शब्द इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब आप देखते हैं 1919 में बहुत सारे विषय जो है केंद्र से राज्यों को चला गया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन करने का ये प्रावधान किया गया। तो 1919 दो चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे विषय सब्जेक्ट जो थे जो केंद्र के पास थे वो राज्य को चले गए। जब राज्य को चले गए तो उससे संबंधित सेवा का प्रायोगिकता खत्म हो गया। तो जैसे एजुकेशन हुआ, फिर फॉरेस्ट हुआ, ये सब प्रांतों को मिल गए। जब ये प्रांतीय सेवा बन गया, इस प्रकार जो 9 अखिल भारतीय सेवा था ना 1919 में, अभी मैं आपको देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1919 में 9 अखिल भारतीय सेवा था, 18 में 9 अखिल भारतीय सेवा था। 1935 में आते आते ये घट के 5 हो गया। फिर आप देखते हो 1900 मतलब देख सकते हैं आजाद मतलब 44-45 में, समझ रहे हैं, ये 45 में घट के 3 हो गया। अच्छा 1947 में ये घटकर 2 हो गया। जब देश आजाद हुआ तो उसमें 2 सेवा केवल था, एक आईसीएस था और एक आईपी था, आईसीएस और आईपी। तो ये आईसीएस बाद में आईएएस बन गया और जो आईपी था ये बन गया आईपीएस बन गया। फिर बाद में एक सेवा और जुड़ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। बस और कोई नहीं। अभी भी देखिएगा तो भारत में कितना अखिल भारतीय सेवा है, केवल 3 सेवा है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट, 3 है। पहली दफा ऑल इंडिया सर्विस शब्द को इस्तेमाल किसने किया, गॉन्टलेट ने। और वो क्या सब्जेक्ट कहलाता था उसमें, सर्विसेज अंडर स्टेट सेक्रेटरी, भारत के राज्य सचिव के, समझ रहे, भारत के राज्य सचिव के अधीन सेवा कहलाता था। क्लियर है। फिर आप देखते हो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रांतों को अधिकार मिलता गया वैसे वैसे इनकी आवश्यकता कम होती गई। और जब देश आजाद हो रहा था उसमें केवल और केवल 2 अखिल भारतीय सेवा था। कौन 2 अखिल भारतीय सेवा था बताइए, आईसीएस एंड आईपी। आईपी बोलते थे उसमें, आईपीएस नहीं बोलते थे, आईसीएस और आईपी। क्लियर है। वही दोनों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आईएएस और आईपीएस क्रमशः बना। ठीक है। 1919 में लोक सेवा आयोग गठित करने का ही प्रावधान किया गया था। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं 1923 में ली आयोग के रिकमेंडेशन पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो ली आयोग बोला कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। उसका नाम क्या था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और उसके अध्यक्ष कौन थे, रॉस बारकर। रॉस बारकर द्वारा उनका पहला अध्यक्ष बनाया गया। समझ रहे। तो 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, उस समय यूपीएससी नहीं कहलाता था, सेंट्रल कहलाता था, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर 1922 में पहली बार भारत आईसीएस परीक्षा भारत में हुआ। अदरवाइज अब तक कहाँ होता था, इंग्लैंड में होता था। और बड़े दिन से मांग चल रहा था कि भारत में परीक्षा आयोजित करवाओ, लेकिन अल्टीमेटली कब ये फलीभूत हुआ, 1922 में, जो इलाहाबाद में पहली दफा आईसीएस परीक्षा आयोजित हुआ। ठीक है। फिर आप देखते हैं 1935 में प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। फिर बीपीएससी वगैरह ये सब उस प्रांतों में। मद्रास पहला प्रांत है जो 1929 में ही प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन कर लिया था। मद्रास इस अधिनियम के आने के पहले ही लोक सेवा आयोग गठित कर चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, मतलब जैसा आपको बताया ना, स्वतंत्रता प्राप्ति में 2 अखिल भारतीय सेवा थे, आईसीएस और आईपी। और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हमारे ये सब अखिल भारतीय सेवा के बारे में नकारात्मक थे। उनको लगता था कि ये सेवा ब्रिटिश काल के हितों को ध्यान में रख कर बनाया गया, अब इसको समाप्त कर देना चाहिए। सरदार पटेल जो थे, अम्बेडकर थे, और मतलब कुछ
राष्ट्रवादी दल थे, ये अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में थे। और सरदार पटेल के व्यक्तिगत प्रयास के वजह से ही ये अखिल भारतीय सेवा न केवल कंटिन्यू रहा बल्कि संविधान में भी जगह पाया। इसलिए अखिल भारतीय सेवा का जनक किसको कहा था? सरदार पटेल को। और आईसीएस का जनक किसको कहा था? लॉर्ड मेकाले। और लोक सेवा का जनक किसको कहा था? कॉर्नवालिस। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये अभी जो आपके साथ में डिस्कस कर रहा था, ये लोक सेवा का कैसे कैसे भारत में विकास हुआ है, सो कैसे लोक सेवा आयोग आया, कैसे लोक सेवा का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वर्गीकरण हुआ, कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज आए, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब जरा वित्तीय प्रशासन का हिसाब किताब देखते हैं। वित्तीय प्रशासन मतलब पैसा कौड़ी का प्रशासन, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल ही आपको बतला रहे थे कि वित्तीय प्रशासन में शुरुआत 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ और सबसे पहला भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना हुई। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बना। कब बना? 1753 में। क्लियर है? 1772 में आपको मैंने बताया कि राजस्व संग्रह करने के लिए बंगाल में जिला कलेक्टर पद का निर्माण किया गया। और पहला जिला कलेक्टर कौन है? राल्फ शेल्डन। राल्फ शेल्डन जो है ना, भारत के पहला जिला कलेक्टर। ठीक है, फिर आप देखते हो 1786 में बंगाल में प्रांत स्तर पर राजस्व संग्रह का सबसे बड़ा इकाई जिसको राजस्व बोर्ड कहते हैं, उसकी स्थापना की गई। 1829 में राजस्व बोर्ड और कलेक्टर के बीच में एक परमंडलीय आयुक्त पद का निर्माण किया गया। जो परमंडल है तो परमंडल का प्रधान क्या कहलाता है? आयुक्त कहलाता है। तो परमंडलीय आयुक्त का पद कब बना? 1829 में। कलेक्टर कब बना? 1772। पहला कलेक्टर कौन है? राल्फ शेल्डन। शेल्डन। ठीक है, फिर आप देखते हो 1810 में गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में वित्त विभाग बना। ये वित्त विभाग आगे चलकर क्या बना? वित्त मंत्रालय बना। पहले वित्त विभाग था, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाने लगा? वित्त मंत्रालय कहलाने लगा। समझ रहे हैं? ये गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में विभाग के रूप में बना। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का निर्माण किया, इसको ऑडिटर जनरल कहते हैं। कब बना? 1857 में। 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। पहली दफा भारत का बजट कब है? 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन द्वारा। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास हुआ, अगर पहले चर्चा कर चुके। 1870 में ये था ना जी। हेलो, यस सर। अब देखते हैं 1919 में। 1919 में क्या बताया जाए? 1921 में रेल बजट को क्या कर दिया गया? सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। उसमें तो रेल बजट और सामान्य बजट एक ही में थे दोनों, अब दोनों की रेल अलग तरह का काम करता है, इसलिए उसके अलग बजट कर दिया गया। 1921 में क्या किया गया? लोक लेखा समिति में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 1935 में क्या बना? महालेखा, जो 1935 में महालेखा कार जो पद हुआ करता था, हमारे महालेखा परीक्षक, यहाँ पद लेखाकार नहीं होगा, महालेखा परीक्षक। और का पद का दर्जा किसके दर्जे से कर दिया गया? संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का ऐसा कर दिया गया, मतलब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया गया। किसका दर्जा? सीएजी का, एजी का, ऑडिटर जनरल का। और उसे, ठीक है ना। और आप देखते हो 1800 मतलब 35 में आरबीआई की स्थापना की गई। दिस इज द बेसिक पॉइंट। ये जो फाइनेंस यानी पैसा कौड़ी का जो डेवलपमेंट हुआ भारत में, सब कब हुआ है? आपका ब्रिटिश काल में हुआ। शुरुआत कब से हुआ? 1753 में ही हुआ। भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग बना, जिसका प्रधान कौन कहलाता है? सीएजी। तो उस समय सीएजी पद नहीं बना था, सीएजी का पद 1857 में बना। खबर है? और 1919 में उसे कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। ठीक है ना। और 1935 में उसका दर्जा बढ़ाकर किसके ऐसा कर दिया गया? भारत के
संघीय न्यायालय के न्यायाधीश जैसा कर दिया गया। अभी भी देखते होंगे बहुत सारे मामले में जो सीएजी के जो सर्विस कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा ही है कि नहीं। या सर। वेतनमान उसी तरह से होता है, संचित निधि पर भारित होता है वगैरह वगैरह। अब ये देखो, ये देखते हैं हम लोग न्यायिक प्रशासन में। न्यायिक प्रशासन में ब्रिटिश काल में बहुत डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश जो थे ना, मुगल कालिक न्यायिक प्रशासन को छेड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसमें छेड़ने का मतलब हुआ अपना परेशानी बढ़ाना। जिन्होंने जानबूझ कर बड़े दिनों तक जो मुगल कालिक न्यायिक प्रशासन था उसी को कंटिन्यू रखा, समझ रहे हैं? और धीरे धीरे उसी के ऊपर अपना शासन अपने तरीका स्टैब्लिश किया। तो 1773 में क्या क्या बदलाया जाए, 1726 में उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट बनाया। 1773 में क्या बना, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। 1793 में क्या हुआ, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। 1861 में क्या हुआ, प्रांतों में उच्च न्यायालय की गठन किया गया। जितना ये प्रांत थे ना बिहार वगैरह में, उच्च न्यायालय का बिहार में तो नहीं बना, बाद में बना कलकत्ता वगैरह में। फिर 1861 में आईपीसी और सीआरपीसी को कोडिफाई किया गया, मतलब उनको संहिताबद्ध किया गया। और 1935 में आप क्या देखते हो, संघीय न्यायालय, अब यानी फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो आज देखते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई, 1935। 35 में, ठीक है। बहुत सारे लोग 1773 को बोल देते हैं कि 1773 में जो क्या क्या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, वही सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कंटिन्यू करिए, नहीं। कलकत्ता में जो 1935 में जो संघीय न्यायालय बना, वही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या बना, सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। इस प्रकार आप देखते हो आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब का भी जो व्यवस्था किया गया, समझ रहे हैं, अगर ब्रिटिश काल में ही हुआ। सर सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीआरपीसी का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। माना जाता है ये दोनों जो है ना, ये दोनों के बारे में ही माना जाता है। ये जो है ना, ये जो होता है मतलब कहते हैं अपराध का, अरे अपराध का व्याख्या करता है, अपराध का व्याख्या करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, दंड का प्रावधान करता है। इंडियन पेनल कोड में अपराध के बारे में दंड, और दंड किसी तरह सीआरपीसी के तहत दिया जाता है, क्लियर है। तो अभी तो आईपीसी और सीआरपीसी दोनों को भारत सरकार बदलने जा रही है। भारत सरकार का मानना है कि 1861 का बना हुआ आईपीसी सीआरपीसी आज के तारीख में बेहतर नहीं है, पूरी तरह व्याख्या करने की स्थिति में नहीं है। इसको बदल कर कोई दूसरा नया बने जो अभी के मूल्यों के अनुरूप हो, 2021वीं सदी के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने ब्रिटिश प्रशासन के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा, केंद्रीय प्रशासन के बारे में बतलाया, प्रांतीय प्रशासन के बारे में बतलाया, स्थानीय प्रशासन के बारे में बतलाया, लोक सेवा के बारे में बतलाया, वित्त प्रशासन के बारे में बताया, न्याय प्रशासन के बारे में बताया। तो आप क्या देख कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है ना, इसकी स्थापना काफी हिसाब से किया गया, काफी सावधानी से किया गया, बहुत ढंग से किया गया। यही कारण रहा कि इतने दिनों तक अंग्रेज जमे रह गए, है कि नहीं। उन्होंने काफी सावधानी से और पहले से प्रचलित व्यवस्था को बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, और उसी के ऊपर आवश्यक चेंज किया, जैसे न्याय प्रशासन को उसी तरह रखा रहा, राजस्व प्रशासन में भी मूलभूत ढांचा वैसे रखा और उस पर कलेक्टर का पद निर्माण कर दिया, समझे कि नहीं समझे। ये ब्रिटिश प्रशासन पूर्ण रूप से कैसा शासन था, औपनिवेशिक शासन था, और इसका उद्देश्य क्या था, राजस्व संग्रह करना और अपने अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना।
Right? So this is the basic idea. लॉ एंड ऑर्डर, राजस्व संग्रह इत्यादि इसके महत्वपूर्ण कार्य थे, है कि नहीं। और ब्रिटिश प्रशासन एलिटिस्ट नेचर का था, अभिजात प्रकृति का था, क्योंकि अंग्रेज जो टॉप फैमिली के जो अंग्रेज रहते थे वही इस पद पर आकर काम करते थे। ठीक है। और इसमें मतलब बंद प्रणाली था, मतलब जनता उनता से ज्यादा मिलने जुलने सब पर ध्यान नहीं दिया जाता, साइड रखा। देखो अभी भी जाते हो किसी शहर में, पुराने शहर में, तो कलेक्टर एसपी वगैरह का रेसिडेंस देखते हो शहर से एकदम दूर, ताकि आमजन को उसे पता भी ना रहे। जानबूझ के किया जाता था ताकि वो नागरिक जीवन से अप्रभावित बना रहे, समझ रहे। और जहाँ जैसा जरूरत हुआ वहाँ विकास करते गए, मतलब डेवलपमेंट एज पर नीड्स, जैसे जैसे उनको जरूरत हुआ वैसे वैसे वो करते गए, विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाते, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं किए, अपने हिसाब से किया गया। और उसमें जन सहभागिता बिल्कुल ना के बराबर था, जनता के सहभागिता ना के बराबर थी, समझ रहे। आए ब्रिटिश शासन को गए कितना दिन हो गया, 75 साल होने को आए, लेकिन उनके द्वारा विकसित प्रशासनिक ढांचा, प्रक्रिया और व्यवहार हमारे क्या नहीं समझ रहे, मतलब आज के शासन को क्या कर रहे हैं, व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, है कि नहीं। मेरे बात समझ यस रहे क्या नहीं समझ रहे। तो एक तरफ मतलब आप ये क्या दर्शा रहा है, दर्शाता है, मतलब यह दर्शाता है कि ब्रिटिश काल में मतलब जो भारतीय प्रशासन का विकास हुआ उसका उत्कृष्ट स्वरूप को दर्शाता है। और दूसरा ये क्या होता है, मौजूदा प्रशासन उससे कितना प्रभावित हुआ, कितना अपनाया, वो कृतज्ञता को अपनाता है। बहुत सारे कलेक्टर का पद आज भी वही है, डिविजनल कमिश्नर का पद आज भी वही है, राजस्व परिषद जो रेवेन्यू बोर्ड है आज भी बना हुआ है, सीआरपीसी आईपीसी ये सब आज भी बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट वाली व्यवस्था आज भी बना हुआ है। तो हम लोग वर्चुअली क्या है, इस महीने में अंग्रेजों के प्रति क्या होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हम लोग को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराए। मानते इस बात को। हमको यस याद सर आता है कि प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन सिंह, हमारे तो गए थे इंग्लैंड, उनको डॉक्टर की उपाधि उपाधि दिया जाना था, तो पूरा प्रशंसा में ब्रिटिश शासन का एक पूरा कसीदा पढ़ दिया, तो उनकी काफी खिंचाई भी की गई थी। आपका वो देश जो आपको गुलाम रखा इतने दिनों तक, आपके शासन के अधीन रखा, आपको अपने आप निर्णय से महरूम रखा, उसको आप जाके प्रशंसा करें, है कि नहीं। तो ये दर्शाता है कि वर्चुअली अब देखते हो जैसे अभी ब्रिटेन का हालत थोड़ा महीने में कमजोर पड़ा है, तो इंडियन लोग थोड़ा सा इतराता कि बड़ा पहले हम लोग को शासन करते थे, अब जरा देखो तो क्या हाल हो गया इनका, है कि नहीं। तो यस इसलिए सर आज के तारीख में तो देखा है कि इंग्लैंड से भारत ज्यादा मजबूती नजर आता है महीने में, है कि नहीं। वो पुरानी व्यवस्था के बाद आज के हो रहा है। अभी आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, कल मैं फिर मिलूंगा, आपका काम यही होगा कि इस टॉपिक पर और क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिएगा ब्रिटिश प्रशासन के बारे में, समझ रहे। और कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके सर ठीक है देन। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो कल मिलते हैं अपने समय पे। ओके सर थैंक यू सर वेलकम वेलकम।